नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो योनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां इन दिनों जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय फिर से आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आ गया है। शनिवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। शिक्षक के पुत्र ने डीआईयूएस उपेंद्र कुमार पर वेतन भुगतान करने के नाम पर 25 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। साथ ही 17 लाख रुपए और न मिलने पर वेतन अवरुद्ध करने का भी आरोप लगाया है। करीब आधा घंटे तक कार्यालय में हंगामा होता रहा। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दोनों पक्षों को समझाते हुए मामले को शांत कराया और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम लड़ेंगे। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। मैं विद्यालय छोड़कर आई हूँ। अरे सर, दोनों में 25 साल से आप ये नहीं सोचें। 25 लाख रुपए ले लिए एक महीने में, विद्यालय का बड़ी 5 लाख मांगते हैं, कभी ये बोल करते, कभी ये कहते हैं 10 लाख रुपए। सुनिए, जो समस्या है आप अपनी समस्या फिर से कहिए और इसमें से ना बात करें प्लीज। ये तो पॉइंट होकर बात करिए प्लीज। ठीक है, समस्या होगी। 26 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। 26 साल बात सही नहीं निकल पाती है। लेकिन आप ध्यान से सोच समझ करके क्वालिटी आप थोड़ा धैर्य को बुलाया है, धैर्य रख के बात करें आप लोग। उससे पूछे सर, जिसके पास कुछ नहीं है। मेरे शर्म की बात ना है सर। अरे बस, आप साथ रहिए, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, चुप रहिए प्लीज। आप हाथ जोड़ो, आप चुप रहिए। हाँ, आप क्या हाथ रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पाएंगे कपड़ा नहीं, चुल्लू पर अपने आप ही क्या बात करेंगे? हम क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? सर, आप क्या बात करेंगे? बता दें कि जानकारी के मुताबिक अंजुमन इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना लालगंज को वर्ष 2002 में सरकारी अनुदान में शामिल किया गया। इस दौरान 3 पुराने शिक्षकों के स्थान पर 3 नए लोगों को शामिल करते हुए नियुक्ति की गई। इसी को लेकर विवाद हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने वेतन अवरुद्ध कर दिया। शिक्षक के पुत्र सौरभ तिवारी और पुत्री डॉक्टर प्रिया तिवारी ने बताया कि वर्ष 2016 में कोर्ट से मुकदमा जीत गए। विपक्षी फिर से स्टे लेकर चले आए। वर्ष 2024 में न्यायालय ने फिर से शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला दिया कि वर्ष 2016 में ही इसका फैसला दे दिया गया था, शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। शिक्षक डीआईओएस उपेंद्र कुमार के पास पहुंचे और भुगतान के लिए प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि डीआईओएस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी ने उनसे और डीआईओएस के बीच मध्यस्थता की। आरोप है कि उसी के माध्यम से डीआईओएस ने 25 लाख रुपए लेकर भुगतान शुरू किया। डॉक्टर प्रिया और सौरभ तिवारी ने आरोप लगाया कि 1 माह का भुगतान होने के बाद डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने 17 लाख रुपए और मांग करते हुए फिर से वेतन रोक दिया। वेतन भुगतान होने का हवाला देते हुए शिक्षक फिर से कोर्ट चले गए। कोर्ट ने फिर से वेतन भुगतान करने के लिए आदेश दे दिया। उपेंद्र कुमार 1 माह के लिए अवकाश पर गए थे। इसी बीच डीआईओएस का प्रभार संभाल रहे वीरेंद्र प्रताप सिंह ने भुगतान शुरू कर दिया। अवकाश से आने के बाद उपेंद्र कुमार फिर से 4 संभाले लिए और वेतन अवरुद्ध कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर शिक्षक के पुत्र सौरभ तिवारी और पुत्री डॉक्टर प्रिया तिवारी संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में पहुंचे तो संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर, डीआईओएस उपेंद्र कुमार और वीरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद मिले। शिक्षक पुत्र सौरभ, डॉक्टर प्रिया ने हंगामा शुरू कर दिए। हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों को समझाने में जुट गए। इसी बीच शिक्षक के पुत्र ने एक शिक्षक नेता पर भी वेतन बहाली के लिए 10 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। पहले क्या कुछ कहना है सौरभ तिवारी शिक्षक के पुत्र का, सुनिए।
सौरभ तिवारी है। सौरभ जी, आज जेडी कार्यालय में आपने डीआईएस के सामने ही उन पे 25 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है, क्या मामला है पूरा? मामला मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी अंजुमन इस्लामिया माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौना में टीचर है, जो हम लोग 25 साल से मुकदमा लड़ते आए हैं। जो मुकदमा कई बार लोग जीते, लेकिन विरोधियों के से स्टे हो जा रहा था। उसके बाद हम लोग कई बार 8 में जीते, 13 में जीते, 16 में जीते। फिर 2024 में एटलीस्ट हम लोग अच्छे से सिंगल बेंच ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसको पूरा मुकदमे का निस्तारण कर दिया। उसके बाद हम लोग जब वो निस्तारण के सब कुछ लेकर माननीय डीआस के पास, उपेंद्र जी के पास आए, डीआस के पास, जिला विद्यालय निरीक्षक के पास आए, तो इन्होंने उसको पढ़ा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने 2-3 दिन तक ऐसे आगे पीछे करके घुमाया हम लोगों को। उसके बाद इन्होंने फिर बुलवाया अपने बाबू मोइनुद्दीन इसमें कार्यरत है, उसको उससे माध्यम से सभी मास्टरों को बुलवाया यहाँ, जो कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक है, तो एक साइड से वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको लेके मैं ही आता हूँ, उनको लेके मैं ही आता जाता हूँ। तो मैं जब यहाँ लेके आया तो उन्होंने सीधे 25 लाख रुपए की मांग की कि 25 लाख रुपए आप दे दीजिए, आपके सारे स्कूलों का भुगतान हम कर देंगे, फिर आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम विधिक सलाह के लिए भेज देंगे या फिर हम इधर उधर घुमाएंगे, तो आप लोग ऐसे ही परेशान कर देंगे। रिटायरमेंट आ गई है, रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, काम आप लोग खत्म हो जाएगा, या विरोधी चला जाएगा डबल बेंच, तो आप लोग का फिर फंस जाएगा मुकदमा। तो किसी तरह कर करके हम लोग 25 लाख रुपए जुटा करके, गहना बेच करके कर करके हम लोग 25 लाख रुपए इकट्ठा करके मोइनुद्दीन के रूम पे, जो यहीं पे है रेडीपुर में ही, लाइफ लाइन से थोड़ा आगे आएंगे तो अंदर गली में है, जहां पहले डीआस ऑफिस थी, पुरानी डीआस ऑफिस, वहीं पे है मोइनुद्दीन का कमरा। वहीं पे झोले में 25 लाख रुपए गिन करके हम लोग ले जाके उनको दिए। उसके बाद उपेंद्र जी ने 1 महीने का वेतन भुगतान किया। 1 महीने के वेतन भुगतान उपेंद्र जी ने किया, उसके बाद वेतन भुगतान को रोक दिया। उन्होंने फिर 17 लाख रुपए की मांग करने लगे कि हमको 17 लाख रुपए और लाके दीजिए, तो हम आगे का वेतन भुगतान तय करेंगे, नहीं तो आप लोग को ऐसे घुमाते रहेंगे। और कोई लिखित आदेश उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ ऐसे ही मौखिक रूप से रोक दिया। आप लोग जांच भी कराएंगे तो उसमें यही आएगा कि कोई लिखित आदेश नहीं, लेकिन वेतन नहीं मिला है। फिर ये ऐसे झेलाते जाते ये लोग चले गए, मेडिकल, फिर हम लोग कुछ साल भर ऐसे झेलते रहे। फिर ये मेडिकल लीव पे अभी जल्दी गए थे, 1 महीना पहले ये मेडिकल लीव पे गए थे, दिसंबर में। जब मेडिकल लीव पे गए तो एडीआस जो है यहाँ पे, तो उन्होंने एडीआस ने यहाँ चार्ज लिया, तो उन्होंने पूरा फाइल मंगवाया, उसको पढ़ा, फाइल उन्होंने सही लगी, उन्होंने विधिक सलाह ली, सब कुछ लिया, उनको फाइल सही लगी कि नहीं इस पे कोई स्टे कोई कुछ नहीं है, ये वेतन करने लायक है, इस पे इसको झूठी फंसाया गया है, तो उन्होंने वेतन भुगतान कर दिया। उनके वेतन भुगतान करने के बाद जब मेडिकल से वापस आए उपेंद्र, तो उपेंद्र जी ने तुरंत उस वेतन भुगतान को रोक दिया, और रोक करके कल रात को उन्होंने वेतन को रोका और फिर से 17 लाख रुपए की मांग करना शुरू कर दी कि 17 लाख देंगे तभी हम वेतन भुगतान करेंगे, तो हम तो फंसाएंगे आप लोग को। यही करते इसी क्रम में हम लोग पेट कैसे कैसे उनको लाके 25 लाख रुपए दिए, 17 लाख रुपए। और एक मास्टर का जिस मास्टर को 26 साल से 2001 से 2025-26 चल रहा है, 1 रुपए वेतन नहीं मिला, वो 1 महीने का वेतन ये लोग किए हैं। उसके बाद माननीय डीआस जी ने किया, उसके बताइए कि वो कैसे कहां से 17 लाख रुपए फिर लाके देगा इनको, ये अपना वेतन भुगतान क्या? क्या यहाँ न्यायपालिका नहीं है? क्या यहाँ न्याय नहीं मिल सकता? उपेंद्र जी की छवि पूरे विद्यालय में, सब पूरे जिले में सबको पता है, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी पता है कि इनकी छवि कैसी है। एक चीज बताइए, जब आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला था तो आपने पैसा क्यों दिया? क्योंकि ये करने के लिए तैयार नहीं थे, बता रहे थे कि हम विधिक सलाह लेके आप लोग को झेलाएंगे, तब तक फंसा देंगे आप लोगों को कुछ ना कुछ लिख के, आप लोग यहाँ कल आइए, 2000 कल आइए, आप लोग जब रिटायर हो जाएंगे, मेरे पिताजी की नौकरी सिर्फ 1.5 साल बची हुई है, 1.5 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। प्रिंसिपल वहाँ के जो थे वो रिटायर हो चुके हैं, भुगतान नहीं हुआ। प्रिंसिपल और 2 लोग पहले थे वो भी रिटायर हो गए, प्रिंसिपल रिटायर हो गए, हमारे पिताजी की नौकरी बस 1.5 साल बची हुई है। क्या बातचीत हुई अंदर? आज बातचीत पे ये हमारी जेडी साहब के पास हम लोग न्यायालय के लिए आए थे कि हमको न्याय दीजिए, तो वो अंदर बात विमर्श हो रहा है, वहाँ डीआस एडीआस सब लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बात हो रही है। हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय उपेंद्र जी को जाने नहीं देंगे, हम उनसे पैसे की मांग, हमारा पैसा वापस करिए, हम लोग बहुत कर्जे में है और बहुत कर्जा लेके हम लोग पैसा दिया उनको। कितना डिमांड है अभी आपको? 17 लाख रुपए की और डिमांड कर रहे हैं उपेंद्र जी। आप वापस लेने के लिए कितना डिमांड कर रहे हैं? हमारा पूरा पैसा वापस कर दे, 25 लाख। हम फिर से कोर्ट जाएंगे, हम न्यायालय पे विश्वास करते हैं, हम न्यायालय फिर से जाएंगे, हम वहां से लड़ेंगे, वहां से जीत के हम फिर आएंगे। हम लोग के ऊपर बहुत कर्जा, बहुत ब्याज का पैसा बढ़ गया है, हम सारा पैसा वापस करके कर्ज देके, हमारे पिताजी की तबियत खराब होती है, उनको पैरालिसिस अटैक है, उनको शुगर है, उनको बीपी है, तो हम उनका इलाज कराएंगे, हम अपना पैसा जिसका कर्ज लिए उसका कर्ज देंगे, ब्याज देंगे, सब देंगे। और माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा है कि हम न्यायालय जाएंगे, वहां से हमें जीत जरूर मिलेगी और हम आएंगे। वही इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ नवल किशोर ने कहा कि वेतन भुगतान न होने के मामले में शिक्षक के पुत्र और पुत्री यहां आए थे, उन्होंने डीआईओएस पर 25 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है, साथ ही 17 लाख और न देने पर वेतन अवरुद्ध कर देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी।
जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है नवल किशोर संयुक्त शिक्षा निदेशक का, सुनिए। नहीं, अब इसमें उनका वो सब आवेश में थे, ये आरोप लगा रहे थे कि डौना में कोई स्कूल है, वहाँ के पेमेंट के लिए इतने पैसे लिए गए। अब शिकायतकर्ता से हम एफिडेविट पर वो कथन लेते हुए तब इसकी जांच करेंगे, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि उनकी बात सही है या नहीं सही है। अन्य स्रोतों से भी पता करेंगे। इसमें पैसा देना भी अपराध है, देने वाला भी उतना ही दोषी है, और इसलिए उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कह रहे हैं तो उनसे हम एक एफिडेविट लेंगे, एफिडेविट पर जांच कराएंगे। सर, लेने वाला दोषी दोनों दोषी हैं। नहीं, आरोप तो ये भी लग रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसकी एवज में अब ये क्या केस की क्या मेरिट है, अब ये जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। ये उनका कहना है कि हमारा केस सही है, इनका कहना है नहीं सही है, इसलिए स्थगित किया है। अब इसमें क्या मेरिट है क्या नहीं, ये तो केस का अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। और जो हाँ, वो क्यों किया गया, वो जो दूसरे रियायत थे उनके समझ में आया होगा, उन्होंने किया होगा। अब शिकायत चूंकि सामने आई है तो बिना इसके जांच किए कुछ कहना ठीक नहीं। सर, बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में 17 लाख रुपए की डिमांड और थी, उसके बाद ही पूरे स्कूल का पेमेंट हो पाएगा। इस तरीके का आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि कार्यालय की जो पैसा लेकर के आए थे, अब इसको भी रखी गई। जी, इसको भी एफिडेविट में अपनी बात कहेंगे, एफिडेविट से शिकायत करेंगे, तो हम इसकी विधिवत जांच करेंगे, और जांच के बाद जो दोषी होंगे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस मामले में DIOS आजमगढ़ उपेंद्र कुमार का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वेतन अवरुद्ध था, इसके लिए परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया था। उनके द्वारा पैसे लेने का आरोप लगाया गया है जो निराधार है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के आलेख प्रकाशन के समय कुल 31,68,837 मतदाता रहे, जिसमें से 17,30,996 पुरुष, 14,37,792 महिला और 49 अन्य मतदाता शामिल हैं। नो मैपिंग श्रेणी के 1,58,627 मतदाता को नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसकी सुनवाई व निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाना है। नोटिसों के निस्तारण के लिए आयोग से अधिसूचित 13 दस्तावेजों में मतदाता को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 27 अक्टूबर से 30 जनवरी तक दावे आपत्तियों के क्रम में प्रारूप 6, प्रारूप 6 क, विदेश में रहने वाले प्रारूप 7 और प्रारूप 8 के 1,59,590 फार्म प्राप्त हो चुके हैं, जिनका निस्तारण 6 फरवरी तक होना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए अब तक 1,29,880 मतदाताओं ने फॉर्म भरा है। निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के आलेख प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में नो मैपिंग श्रेणी के 1,58,627 मतदाता मिले हैं, जिन्हें तहसीलों के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद 7 दिन के निर्धारित समय में अब तक 48,176 वोटरों की सुनवाई हो चुकी है, जबकि नो मैपिंग के 1,278 वोटरों का सत्यापन हो चुका है, जिन्हें मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल कर लिया जाएगा। जबकि दावे आपत्तियों के क्रम में मतदाताओं ने प्रारूप 6, प्रारूप 7 और प्रारूप 8 के अब तक 1,59,590 फार्म प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें प्रारूप 6 के 1,29,880, प्रारूप 6 क के 42 व प्रारूप 7 के 2,319 और प्रारूप 8 भरने वाले 27,349 मतदाता शामिल हैं। महिलाओं के अधिक से अधिक मतदाता बनने के लिए भारत निर्वाचन आयोग फार्म 6 भरने के लिए जोर दे रहा है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि नो मैपिंग के 1,58,627 मतदाताओं को तहसीलों के माध्यम से नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन बाद 48,44,000 वोटरों की सुनवाई की जा चुकी है। नो मैपिंग के 1,278 वोटरों का सत्यापन किया जा चुका है, जो सही मिले हैं। इनका नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल कर लिया जाएगा। महिलाएं अधिक से अधिक फॉर्म 6 भरकर मतदाता बने। वर्तमान आंकड़ों से दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है राहुल विश्वकर्मा उप जिला निर्वाचन अधिकारी का, सुनिए।
इसमें माननीय भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी जनपदों में जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR 2026 की कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में आप लोगों के माध्यम से जनसामान्य तक सारी सूचनाएं पहुंचाना और आपके माध्यम से सबको जो कार्रवाई में प्रगति हुई है उसके संबंध में अवगत कराने का निर्देश दिया गया था। तो उसी के क्रम में ये प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। क्या सर साझा डेटा है? इसमें देखिए आलेख प्रकाशन में कुल 31,68,837 मतदाता हमारे आलेख प्रकाशन की सूची में शामिल थे, जिसमें से 17,30,996 पुरुष, 14,37,792 महिलाएं और 49 अन्य थे। इन 31,68,000 मतदाताओं में से 1,58,627 मतदाता ऐसे थे जिनका स्वयं का या अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का 2003 की जो मतदाता सूची थी लास्ट SIR की उससे मैपिंग नहीं हो पाई थी, तो उनको मैपिंग के लिए नोटिस निर्गत किया गया है। इसके अलावा लगभग 1,29,000 के आसपास फॉर्म 6 हमारे यहाँ आ गए हैं, लगभग 2,500 के आसपास फॉर्म 7 आए हैं और 8,000 के आसपास फॉर्म 8 आए हैं संशोधन के लिए। तो ये डिटेल्स हैं। आपको जो विधानसभा वार डिटेल है वो इसके बाद हमारे जो सहायक निदेशक सूचना है ये आपको और दे देंगे पूरा। 13 ऑप्शन में जैसे अगर कोई 1 जुलाई 1987 के पहले कोई किसी का बैंक द्वारा जारी किया गया कोई अभिलेख है, कोई सरकारी पहचान पत्र है, किसी का अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है उसका PPO है, सरकार द्वारा जो आय जात निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वो है, परिवार रजिस्टर की नकल लोग जनरली दे रहे हैं। इसके अलावा हाई स्कूल सर्टिफिकेट या किसी भी विद्यालय से जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसको माना गया है, तो ये पासपोर्ट है उसको माना गया है। तो ये एक सूची है 13 प्रकार के अभिलेखों की, 13 प्रकार के अभिलेख हैं इसमें, अभिलेखों की संख्या इसमें और अधिक है। तो ये अभिलेख दे करके जिसका नोटिस गया है जिस व्यक्ति को, वो अपना पहचान इस्टेब्लिश कर सकता है अपने माता पिता के माध्यम से और स्वयं का कि वो व्यक्ति वोटर है और उसकी जो मैपिंग नहीं हो पाई थी उसका जेन्युइन कारण है और ERO का सेटिस्फैक्शन है। अगर ERO उन अभिलेखों से संतुष्ट होता है तो ERO उसका फाइनल पब्लिकेशन में जो नाम 6 मार्च को रहेगा, लिस्ट वोटर लिस्ट रहेगी, उसमें उसका नाम रखने का आदेश करेगा। अभी जो नए हमारे पास फॉर्म 6 आए हैं वो 1,29,000 के आसपास हैं। इसका लगातार BLO की रिपोर्ट लग करके ERO डिसीजन ले रहे हैं, तो अभी ये संख्या डेली हमारी परिवर्तित हो रही है, लेकिन जो हमारे पास आवेदन आए हैं वो संख्या हमारे पास है 1,29,000। सर जो नाम काटे गए हैं और कुछ नॉन रजिस्टर्ड नाम कोई नहीं काटा गया है। देखिए ये मतदाता सूची नए सिरे से तैयार हुई है। SIR में और पुराने SSR में ये डिफरेंस था। SIR का ये हुआ गणना प्रपत्र सभी को दिए गए और जिसका जिसका भर करके वापस मिला, चाहे वो पूरा मिला हो चाहे अधूरा मिला हो, वो सभी नाम जो है हमारे मतदाता सूची में शामिल किए गए। तो इसके अलावा जो पुरानी जो हमारी मतदाता सूची थी 2025 27 अक्टूबर 2025 की, उसके कंपैरिजन में लगभग 5,66,000 लोगों का नाम जो है कम आया। यानी ये ऐसे रहे जिसमें से कई लोग मृतक हो गए थे, कई लोग ऐसे थे कि जो यहाँ पहले वोटर बने थे, बाद में अपना मकान वगैरह किराए पर रहते थे, छोड़ करके चले गए, उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कई लोगों ने ये बताया कि उनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में चाहे तो इसी बूथ पर दर्ज है या फिर कहीं किसी और बूथ पर दर्ज है। तो इस तरह के लोगों के नाम जो है उसमें उनके गणना प्रपत्र लेकर के उनके गणना प्रपत्र पर BLO की रिपोर्ट लगाते हुए ERO ने डिसीजन लिया था। उसके आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की गई है। अभी अगर नाम काटने वाली आप बात कर रहे हैं तो जो फॉर्म 7 है वो लगभग 2,500 के आसपास फॉर्म 7 अब तक आ चुके हैं। NRI के 42 फॉर्म 6A आए हुए हैं, तो उस पर संबंधित ERO को भेजा गया है, वो जांच करके उनके अभिलेखों की जांच करके डिसीजन लेंगे। सर आयोग की तरफ से एक चीज और मेंशन की गई है कि आप कितने पुराने वोटर लिस्ट जो है उनमें फिल्टर जो किया जा रहा है उसके बाद नए वाले के कंपैरिजन में जो नाम काटे जा रहे हैं उसमें जो अपील करने की ड्यूरेशन डेट है उसमें कुछ ये आयोग का विषय इस संबंध में हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं हुई। इसमें देखिए आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि उसमें निवास प्रमाण पत्र पहले आया था कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं जारी होता है तो उसको नहीं टेकअप किए जाने का था, लेकिन आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगर जो निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उसको माना जाएगा, वो मान्य होगा। परमिशन देते अपने परिवार के सदस्य को अगर वो अप्लाई अपील कर सकते हैं, हाँ वो बिल्कुल जमा कर सकते हैं। ठीक।
तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां जिला जज कार्यालय में दफ्तरी भूतनाथ तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी संघ ने दीवानी न्यायालय के हॉल ऑफ जस्टिस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने अंग वस्त्र पहनाकर भूतनाथ तिवारी को सम्मानित किया। वहीं MACT कोर्ट के जज मुकेश कुमार सिंह ने भूतनाथ तिवारी को रामचरितमानस की प्रति भेंट की। हाल ही में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला जज जयप्रकाश पांडे ने कहा कि जिस दिन हम सेवा शुरू करते हैं उस दिन से यह तय होता है कि कब नौकरी से सेवानिवृत्त होना है। नौकरी से रिटायरमेंट एक नई यात्रा शुरू करने का पड़ाव भर है। इस अवसर पर अपर जिला जज अजय कुमार शाही, कमलापति विजय कुमार वर्मा, जैनुद्दीन अंसारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, रिपू दमन सिंह, वंशिका श्रीवास्तव आदि न्यायिक अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार, मंत्री अजीत कुमार श्रीवास्तव समेत बहुत संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह का संचालन स्टेनो संघ के अध्यक्ष अमरेश ने किया। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे SIR कार्यक्रम के दृष्टिगत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 347 आजमगढ़ के विकास खंड पलहनी के पंचायत भवन किशुनदासपुर में स्थित बूथ संख्या 44 का आकस्मिक निरीक्षण किया। BLO शकुंतला शर्मा ने बताया कि यहां पर नो मैपिंग वाले 129 मतदाता हैं। 15 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि अतहर, राजू, मोहम्मद अमजद, रियाज तथा मोहम्मद आरिफ विदेश में रहते हैं। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय गोदपुर के बूथ संख्या 45 का निरीक्षण किया। BLO द्वारा बताया गया कि यहां कुल 164 नो मैपिंग वाले मतदाता हैं। सबको नोटिस दिया जा चुका है। इसमें से 25 लोगों ने आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा कर दिया है, जिसको ऑनलाइन मतदाता सूची में अपडेट कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने BLO एवं सुपरवाइजर लेखपाल को निर्देश दिया कि सभी नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिया जाए तथा उनसे फोन पर वार्ता करके जो 13 आवश्यक अभिलेख हैं के साथ फॉर्म भरकर जमा कराएं, ताकि सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नो मैपिंग वाले मतदाता जो आवश्यक अभिलेखों के साथ फॉर्म जमा करते हैं उसको पोर्टल अपडेट करें। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म और राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान और कालेनेमी शब्द के इस्तेमाल पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर अपनी बात रखी है। ओम प्रकाश राजभर से जब यह सवाल पूछा गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कालेनेमी किसे कहा गया है, कौन है कालेनेमी, ये योगी आदित्यनाथ बताएं, जिस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा तो लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा था। लक्ष्मण जी को उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए, बीच में संजीवनी बूटी नहीं आ पाए। इस नाते कालनेमी हनुमान जी को घेरे। हनुमान जी भी उनकी भी चाल में फंसने ही वाले थे, लेकिन हनुमान जी समझ गए कि यह कालनेमी नहीं बल्कि किसी के द्वारा भेजा गया अवरोध है, तो हनुमान जी ने उसकी दवाई कर दी और गए तथा संजीवनी बूटी ले आए और लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। वहीं दूसरी तरफ यह पूछे जाने पर कि सीएम योगी के पास 40 दिन का समय है गाय को राज्य माता घोषित करने और गौमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा यूपी सरकार नहीं करती तो 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संत समागम में सीएम योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू घोषित कर देंगे। उनका जवाब था कि क्या वह पूरे साधु संतों के ठेकेदार हैं, नेता हैं? अगर साधु संतों के नेता होते तो साधु संतों की बात माने होते ना। साधु संत महात्मा अपने के लिए, लेकिन अब उनके आदेश का पालन यहाँ देश संविधान से चल रहा है, प्रदेश की सरकार संविधान से चल रही है, तो संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। योगी जी बात करेंगे, योगी जी जो कर रहे हैं वह बहुत सही कर रहे हैं। बाद में यह पूछे जाने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान 1966 वाली स्थिति बन गई है, तब की सरकार ने कर पात्री जी महाराज को परेशान किया, जबकि आज सीएम योगी और उनके खास रामभद्राचार्य मेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं और परेशान कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि कोई किसी को कहीं परेशान नहीं कर रहा है। संविधान में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के साथ काम करेगा। यही है प्रदेश का माहौल। आज कम से कम इतना तो योगी जी के राज्य में है। आजमगढ़ में खड़े हैं जहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, पूरे प्रदेश का इतिहास था। आज 9 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। कहीं प्रदेश में 75 जिले में कहीं दंगा हुआ नहीं, कहीं कर्फ्यू लगा। प्रदेश में दंगा व कर्फ्यू से मुक्ति मिली। आज अगर कोई अपराधी अपराध करने की भी हिम्मत करता है, अगर वह कहीं छिटपुट घटना करता है, 48 घंटे के अंदर पुलिस उसकी चालकों में पहुंचा दे रही है और उसको भी बाबा का बुलडोजर का डर सताता है। क्या कुछ कहना ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। शंकराचार्य जी का, उन्होंने ये कहा है कि कालनेमी किसे कहा गया, कौन है कालनेमी, ये मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा है कि आप सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उनको आप कहना चाहिए कि रामायण में हम लोगों ने जो देखा है सीरियल, उसमें लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। लक्ष्मण जी को, उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए। बीच में संजीवनी बूटी न आवे इस नाते कालनेमी हनुमान जी को घेरे, तो हनुमान जी उनके भी जाल में फंसने ही वाले थे, लेकिन हनुमान जी समझ गए कि ये कालनेमी नहीं बल्कि किसी के द्वारा भेजा गया ही है, अवरोधक है। तो हनुमान जी ने उसकी दवाई कर दी और गए और अंततो गत्वा संजीवनी बूटी ले आए, लक्ष्मण जी का प्राण बचा। तो वो यही जानना चाह रहे कालनेमी है कौन। अब वो खुद समझदार है, समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास 40 दिन का समय है गाय को राज्य माता घोषित करने और गोमांस के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा अगर यूपी सरकार नहीं करेगी तो 10-11 मार्च को लखनऊ में संत समागम करके सीएम योगी आदित्यनाथ को नकली सनातनी हिंदू घोषित कर देंगे। देखिए, पूरे साधु संतों को ठेकेदार हैं कि नेता हैं? पूरे साधु संतों के वो नेता हैं, तो साधु संतों की बात माने होते ना। वो अकेले अपने के नेता हैं, साधु संत महात्मा अपने के लिए हैं। लेकिन अब उनके आदेश का पालन यहाँ देश संविधान से चल रहा है, प्रदेश की सरकार संविधान से चल रही है, तो संविधान के दायरे में ही ना योगी जी बात करेंगे कि आपके कहने से बात कर लेंगे। योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल और रह गया, तो उनका यह भी बयान है कि 1966 वाली स्थिति बन गई है, तब भी सरकार ने करपात्री जी महाराज को परेशान किया था और आज सीएम योगी जी और उनके खास रामभद्राचार्य द्वारा मेरे खिलाफ योजना बना करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोई किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। संविधान में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के साथ काम करेगा। यही है प्रदेश का माहौल। आज कम से कम इतना तो योगी जी के राज्य में है ना। हम जहां आजमगढ़ में खड़े हैं, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, पूरे प्रदेश का इतिहास था। आज 9 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। कहीं प्रदेश में 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा। प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू से मुक्ति मिली। आज अगर कोई अपराधी अपराध करने की भी हिम्मत करता है, अगर वो कहीं छिटपुट घटना करता है, 48 घंटे के अंदर पुलिस उसको सलाखों में पहुंचा दे रही है और उसको भय सताता है, देखता रहता है दाहिने बाएं कि कहीं बाबा का बुलडोजर न आ जाए। विपक्ष भी शंकराचार्य के मुद्दे पर लगातार जो है प्रदेश सरकार को घेर रही है। प्रदेश सरकार देखिए, विपक्ष जो है, 2 चीजें हम उनके विषय में कहना चाहेंगे। एक तो पाकिस्तान का पानी पी ले, पाकिस्तान के पानी में विरोध है। दूसरा, उनके दिमाग में है कि अब सरकार के सुर में सुर मिलाएंगे तो उनको वोट कौन देगा। इस नाते विपक्ष के लोग हमेशा सरकार का विरोध करते हैं। ये इतिहास है आजादी के बाद से, जब से लोकतंत्र बहाल हुआ है, लोकतंत्र देश में लागू हुआ है, तब से विपक्ष का काम ही सरकार का विरोध करना है। ये जो पाकिस्तान के पानी पीने वाले लोग हैं, ये कौन कांग्रेस के लोग हैं या समाजवादी पार्टी? सब लोग हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, विरोध लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया ना।
अब किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते में जा रही है, विरोध किया ना, क्यों किया? अब इस नाते की जो लीकेज था, जो बीचवे में लूट लेते थे, ये लूट नहीं पा रहे हैं। इस नाते विपक्ष परेशान है कि यार ये तो सब फेविकोल लगा के चपनाते रहे, सब सही हो जा रहा है। मंत्री जी एक जनसभा आप करने जा रहे हैं जिसमें सीएम सहित दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति भी आपने कराई है। इस जनसभा के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 27 के चुनाव की तैयारी में हम लोग बराबर हम लगे रहते हैं। हम सूत जाते हैं ना तो बंद कर देते हैं, जग जाते हैं तो हम कार्यक्रम करने लगते हैं। आज जा रहे हैं अलीगढ़, ट्रेन खड़ी है सामने, अलीगढ़ कल कार्यक्रम करेंगे, फिर रात को पकड़ लेंगे ट्रेन भी से वैशाली, आ जाएंगे लखनऊ और फिर वहां से चल देंगे, फिर किसी जिले में डेरा गिराएंगे। लगातार जिस तरह से आप आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, उसको लेके क्या लगता है कि अतरौलिया वाली सीट ये माना जा रहा है कि अब गठबंधन के खाते में जाएगी? आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें हम आपको जीत के दिखाएंगे। 22 तारीख को आप भी सादर आमंत्रित है, आइएगा। गठबंधन से एनडीए की बात, एनडीए सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? आप 22 तारीख को आइएगा, देखिएगा। कम से कम गिनती से 1 लाख लोगों को जुटाऊंगा। 35 बीघे का मैदान है, साफ सफाई लगी है, 2 जेसीबी लगी है, काम हो चालू करा दिए हैं। दोनों डिप्टी सीएम का प्रोग्राम मिल गया है, सीएम साहब से उनको चिट्ठी दे दिया हूँ, क्या बताते हैं, हम काम पे लगे हैं। हम 27 के लिए एकदम तैयार हैं। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां शनिवार को जनपद आजमगढ़ पुलिस ने एक उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं एक उप निरीक्षक लेखा सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में एक गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा सेवानिवृत्त दोनों उप निरीक्षकों को सम्मान पूर्वक मिठाई खिलाकर, गले में पुष्पमाला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह मोमेंटो प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर सेवानिवृत्त हुए सभी पुलिस कर्मियों के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की गई। उक्त कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों का विवरण बता दे तो उप निरीक्षक अवधेश उपाध्याय जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक लेखा मोहन कुमार श्रीवास्तव जनपद आजमगढ़ के थे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।